अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड। अब मैटर को हमने देखा था, मैटर इस दुनिया के अंदर तीन हालतों में पाया जाता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट को हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था। आज हमने नेक्स्ट फर्दर पढ़ना है कंपाउंड और मिक्सचर को। सबसे पहले हमने कंपाउंड की डिफाइन देखनी है कि कंपाउंड क्या चीज है। कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो है ये भी एक खालिस चीज होती है। इसकी डिफाइन क्या होगी? कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड या इन फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड की डिफाइन क्या होगी? कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या चीज है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कंबाइंड जो मिले हुए होते हैं केमिकली, केमिकल तरीके से, केमिकल बॉन्ड के जरिए, इन फिक्स्ड रेशो, फिक्स रेशो के साथ। कभी भी इनकी रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स एक दफा केमिकल तरीके से कंबाइन हो गए हैं तो उनकी तादाद कभी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स रेशो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा के लिए H2O ही रहेगा। दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और हमेशा वाटर का फॉर्मूला, या फिर अगर कोई दूसरे कंपाउंड की एग्जांपल ले H2SO4, ये भी एक कंपाउंड है। इसके अंदर भी जो कंपोजिशन है, जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन के एटम। समझ आ गई इसकी? अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट्स कम क्लोज टू ईच अदर। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वो फिर एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं विच इज नॉट इजी टू ब्रेक, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड बना हुआ है जिसको तोड़ना आसान नहीं है, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड की वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं जिनको एक दूसरे से अलहदा करना आसान नहीं है। अब हमने देखना है कंपाउंड इस दुनिया के अंदर कितनी हालतों में पाए जाते हैं। कंपाउंड्स या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स या तो आयोनिक होंगे, कंपाउंड्स या तो इंटरमेटैलिक होंगे, कंपाउंड्स या तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कौन से होंगे? ये जो जितनी भी टाइप्स होते हैं ना कंपाउंड्स की, ये उनके दरमियान बॉन्ड की वजह से है। अब बॉन्ड चार किस्म का होता है। बॉन्ड या तो कोवलेंट होगा, अगर एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर एलिमेंट्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा जिसकी वजह से मिलके उन्होंने कंपाउंड बनाया था तो वो कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। अगर कंपाउंड के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होगा तो उन कंपाउंड्स को हम इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स कहेंगे। अगर कंपाउंड्स के दरमियान, एलिमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे।
सिंपल मैं आपको बता देता हूं, दो एलिमेंट एक दूसरे के करीब आते हैं फिर वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वो केमिकल बॉन्ड कितनी तरह का होता है? कोवलेंट, आयोनिक, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसी बेस के ऊपर उनकी पहचान के लिए 4 तरह के कंपाउंड जो है वो बना दिए गए हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, इलेक्ट्रॉन के हिस्से डालने से बने। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें जो केमिकल बॉन्ड है या तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे देने या मुकम्मल तौर पे लेने से बने, वो आयोनिक कंपाउंड होंगे। और मेटालिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ये मेटल्स के अंदर आजाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, उनको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटालिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम इंटरमेटालिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ये भी कोवलेंट ही होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होती है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालेंगे। और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट होगा ना, इसका ये होता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो एक ही एटम दे देता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इससे जिसमें ये बॉन्ड मौजूद होगा उसे हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेशन है कॉम्प्लेक्सेस है। उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड पढ़ते थे जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम वो कंपाउंड पढ़ते थे जिनमें कार्बन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होगी उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है मिक्सचर्स। मिक्सचर की अगर हम डिफाइन देखें, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन two or more different elements or compounds combined with each other with any ratio। कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क ही ये है, कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट्स के दरमियान क्या होगी? एक फिक्स्ड रेशो होगी, जबकि जो मिक्सचर होते हैं वो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के ही आपस में मिलने से बनते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई भी फिक्स रेशो नहीं होती। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि एयर, हवा, सॉइल, मट्टी, रॉक, चट्टान जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। और मिक्सचर की एक पहचान ये भी है, मिक्सचर का कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, जबकि जो कंपाउंड है उनका हमेशा केमिकल फॉर्मूला होगा। जैसे वाटर का H2O, हवा का कोई केमिकल फॉर्मूला है नहीं, सॉइल का कोई केमिकल फॉर्मूला है नहीं, रॉक या चट्टान का कोई केमिकल फॉर्मूला है नहीं, ये बिल्डिंग इसका कोई केमिकल फॉर्मूला है नहीं। तो हमें मिक्सचर और कंपाउंड में यही डिफरेंस सीखना है कि हमेशा जो कंपाउंड होगा वो एक प्योर सब्सटेंस होगी, जबकि मिक्सचर जो है ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होगी। अब हमने देखना है मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे नंबर पे होते हैं ये हेट्रोजीनियस। दो तरह के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर की डिफाइन उसकी एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। साल्ट इन वाटर is an example of a homogeneous mixture। पानी के अंदर नमक को हल कर दो, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। क्यों? बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन remain constant throughout। हमेशा इनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? बिल्कुल
एक जैसी रहेगी। जैसे पानी के अंदर अगर हम नमक को हल कर देते हैं तो पानी के अंदर नमक का जायका जहां से मर्जी हम चेक कर लें वो एक जैसा ही होगा। या पानी के अंदर हम शुगर को हल कर दें, शुगर को हल करने के बाद अगर हम उसका सैंपल लें थोड़ा सा चेक करने के लिए मीठा, तो जितना मीठा हम चेक करेंगे उस पूरे सॉल्यूशन का उतना ही जायका होगा या उतना ही वो मीठा होगा। समझ आ रही है ना। और अगर हम रात भर के लिए पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करके या नमक को डिसॉल्व करके रख देंगे तो सुबह होने तक नमक जो है वो पानी के नीचे नहीं बैठेगा बल्कि मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हलशुदा फॉर्म में ही रहेगा। ये एक पहचान होती है किसकी? होमोजीनियस मिक्सचर की। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हमने एग्जांपल पढ़नी है डिफाइन के साथ। फॉर एग्जांपल रॉक, चट्टान जो है, इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक चट्टान जो है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। क्यों? बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन चेंज इन सैंपल टू सैंपल। अगर हम एक जगह से चट्टान लेंगे तो वहां पे और उनकी कंसंट्रेशन निकलेगी, और चट्टान के किसी और हिस्से से सैंपल लेंगे तो वहां पे उनकी कंसंट्रेशन और निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर सैंड को हल कर देते हैं, रेत को, तो वो रेत थोड़ी देर के लिए तो पानी के अंदर हल रहेगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो रेत जो है वो पानी से अलग होके नीचे बैठ जाएगी। ये भी किसकी एग्जांपल होगी? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिरप वगैरह या पेंट्स वगैरह, पेंट करते हुए हम बार बार पेंट को क्या करते हैं? हिलाते हैं। हम चीनी को पानी के अंदर हल करने के लिए एक ही दफा हिलाते हैं ना, जब हल हो जाती है तो हम दोबारा उसे मिक्स नहीं करते, क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स हर जगह एक मिकदार में या सेम मिकदार में पहुंच जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको बार बार कंपोजिशन को सेम करने के लिए हमें हिलाना पड़ता है। जो सिरप वगैरह होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि पीने से पहले इनको अच्छी तरह हिलाएं। क्यों? क्योंकि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उनके अंदर जो उनके कंपोनेंट्स या अज्जा होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए या कांस्टेंट करने के लिए हमें चीजों को हिलाना पड़ता है। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल हमारे पास रॉक है। अब रॉक हमने देखना है तीन चीजों से मिलकर बनती है। रॉक तीन चीजों से मिलकर बनती है, ग्रेनाइट, उसके बाद मीका, उसके बाद है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसे हम कहते हैं। जो इंप्योरिटी होती है ग्रेनाइट जो है वो मार्बल भी होता है, जो मार्बल नहीं लगाते पत्थर ग्रे कलर का, वो ग्रेनाइट होता है, वो चट्टानों में से निकलता है, पहाड़ों में से निकलता है, और उनके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको हम मीका कहते हैं। और जो चूने का पत्थर होता है वो भी चट्टान के अंदर ही मिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। क्लियर हो गया मिक्सचर एंड कंपाउंड? चलो